अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कि इसका जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। नंबर टू, 26th अमेंडमेंट के बाद 27th अमेंडमेंट में क्या फर्दर जो है वो चेंजेस जो हैं वो क्रिएट की गई हैं। और उसके अलावा इसमें जो आर्मी चीफ और फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई गई और इवन आर्मी चीफ के लिए या फील्ड मार्शल को जो है वो डिफेंस फोर्सेस का जो है वो चीफ बनाया गया है फील्ड मार्शल के तौर पे, तो उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। क्या जो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये एक पॉजिटिव जो है वो स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जो पार्लियामेंट है हमारी उनका, या फिर जो है ये एक स्टेप है टूवर्ड्स दी के जी जुडिशियल सिस्टम को जो है वो कमज़ोर करने का एक जो है वो कोशिश है। इसके बारे में हम इंशाल्लाह एक क्रिटिकल एनालिसिस, एक लीगल एनालिसिस इंशाल्लाह जो है वो इन डिटेल करेंगे और कोशिश करेंगे कि शॉर्टेस्ट वे में आपको ब्रीफली समझाया जाए कि 27th अमेंडमेंट क्या है और इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। और जो ये अमेंडमेंट हुई है इसका जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है या रीजंस है वो क्या बताई गई हैं और क्या पॉसिबली हो सकती हैं, इनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और कुछ मिसकंसेप्शंस हैं इस अमेंडमेंट को लेके, तो उसको भी हम इंशाल्लाह जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर वन, जो 26th अमेंडमेंट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया था, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया था कि एक उसी कोर्ट में एक बेंच बनेगा जो स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए और सो मोटो पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए। अब हुआ क्या है 27th अमेंडमेंट में, अभी क्योंकि 26th अमेंडमेंट चैलेंज हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस बात की कंफ्यूजन थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको जो है वो फॉर एग्जांपल नलीफाई डिक्लेयर करने के लिए क्या फुल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं, या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही जो कि बेनिफिशियरी था 26th अमेंडमेंट का, तो क्या वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसको सुनेगा। तो इस चीज के ऊपर अभी कंट्रोवर्सीज पेंडिंग थी कि मीनवाइल जो है आपके पास एक 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई। और 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो मेन जो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को 1973 से लेके आज तक 27वीं दफा जो है वो इसको इसमें तरमीम की गई है, चेंज किया गया है। और हम सिर्फ उसके ब्रीफ पॉइंट्स को आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा कि ये असल में 27th अमेंडमेंट ने किया क्या है। नंबर वन, सबसे पहली जो अमेंडमेंट जो इम्पैक्ट आया है वो है जी आर्टिकल 175 ए से लेके ऑनवर्ड 175 एल तक जो है वो नए आर्टिकल्स क्रिएट किए गए हैं, यानी ऐड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसके थ्रू एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट में, यानी एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और एक अब उन्होंने एक पैरेलल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी है जिसकी पावर्स और जो पावर्स पहले मजमुई तौर पे समझ लें आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास थी, अब उन्होंने उसके दो पिलर्स बना के एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और एक जो है सुप्रीम कोर्ट, दो उन्होंने जो है वो कोर्ट्स बना दी हैं पैरेलल। और उनके लिए अभी जो सुना है हमने कि कुछ जो है वो नोटिफिकेशन भी सामने आया मेरे नज़दीक कि उसमें जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उसमें जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक पैरेलल जो है वो एक इंस्टीट्यूशन जुडिशियल पिलर बना दिया गया है, जो हर जो कॉन्स्टिट्यूशनल केस होगा, जो फंडामेंटल राइट्स के केसेस होंगे, जो आपके रिट जुरिस्डिक्शन या पीआईएल्स होंगी, जो स्पेशल नेचर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज के बारे में जो भी केसेस होंगे, वो सब के सब जो हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुनेगी और उसका एक अपना चीफ जस्टिस होगा, उसके नीचे फर्दर जो है वो जजेस और वो पूरा एक सारा कुछ सिस्टम जो है वो कंप्लीट उसके अंदर बताया गया। यानी नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो रिटायरमेंट एज है 65 है
और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जो रिटायरमेंट एज होगी वो 68 होगी, जैसे आपके फेडरल शरीयत कोर्ट और जो सर्विस ट्राइब्यूनल्स के जो जजेस हैं उनकी जो है इस तरह से ही प्रोवाइडेड है। अब इसके बाद इसमें एक और नई चीज जो इसके अंदर दी गई है वो यानी जो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट है, आर्टिकल 200 में अमेंड किया गया है, एक क्लॉज ऐड किया गया है, क्लॉज नंबर 4, जिसमें प्रोवाइडेड है कि ट्रांसफर ऑफ जजेस जो हैं वो कैसे होंगे, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जजेस को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब जजेस की अपॉइंटमेंट भी सेंट्रलाइज्ड होंगी, यानी अब ऐसा नहीं है, पहले नॉर्मली जजेस की अपॉइंटमेंट होती थी हाई कोर्ट की कि प्रोविंस ऑफ पंजाब के जो लोग हैं वो प्रोविंस ऑफ पंजाब में अपॉइंट होते थे, जो सिंध के लोग थे वो सिंध में अपॉइंट होते थे। अब पंजाब में अगर हाई कोर्ट की सीटें 20 आती हैं तो इस्लामाबाद में 1-2 आती थी, या वो भी मतलब कई सालों से नहीं आती। तो अब सेंट्रलाइज्ड अपॉइंटमेंट सिस्टम हो सकता है, जो मेरे नजदीक ये एक बड़ी खुश आइंद बात है कि इसमें आप यूं समझ लें कि किसी भी पूरे पाकिस्तान में से कहीं से भी जो है वो, अगर इफ यू आर एलिजिबल, अगर आप जो है वो इफ यू आर कॉम्पिटेंट इनफ, अगर फेयरनेस हो तो आप जो है वो उसके अंदर एडजस्ट हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ी अपना मेरे नजदीक तो ये ट्रांसफर ऑफ जजेस की यानी जजेस की रोटेशन जो है उसके लिए उन्होंने जो है वो एक जो है वो आर्टिकल के अंदर प्रोवाइजो ऐड किया है, और उसके अंदर के जजेस की ट्रांसफर कैसे होगी, यानी पूरे जो अभी डोगर साहब की जो अपॉइंटमेंट हुई है इस्लामाबाद में ट्रांसफर होके आए वो, तो उसमें फिर एक ये जो है वो इन क्वेश्चन बात थी कि क्या ये वैलिड है, इलीगल है, नहीं है, क्या है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारे जजेस ने जो है वो वहां पे इसको चैलेंज किया हुआ है हाई सुप्रीम कोर्ट में, वो भी पेंडिंग है मामला। तो लिहाजा कहने का मकसद यह है कि उसको इन्होंने वैलिडेट किया है कि कोई भी प्रोविंशियल जो है वो हाई कोर्ट से किसी भी जज को किसी भी वक्त कहीं पे भी ट्रांसफर किया जा सकता है। और इसके अलावा जो एक यानी जजेस को कल्टे यानी बाउंड करने के लिए और जजेस को इन कंट्रोल रखने के लिए एक चीज जो है वो इसमें यानी इससे पॉजिटिव जो अगर आप समझें कि गवर्नमेंट का होल्ड बढ़ाने के लिए इसमें एक प्रोवाइजो क्लॉज नंबर 4 ऐड की गई है आर्टिकल 200 में कि अगर यानी ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट हु डज नॉट एक्सेप्ट द ट्रांसफर shall be deemed to have been retired from his office, यानी इनडायरेक्टली अगर आप इसको ब्रीफ समझें कि अगर किसी जज को आपके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्रांसफर किया किसी एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस में और ट्रांसफर को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो देन ऑटोमेटिकली शैल बी डीम्ड टू हैव रिटायर्ड कंसीडर होगा, यानी कि वो अंडरस्टूड हो जाएगा। अगर वो नहीं मानी बात तो समझा जाएगा कि वो रिटायर हो गया और उसको पेंशन दे के घर भेज दिया जाएगा कि आप अपनी पेंशन रिसीव करें और घर चले जाए। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिकल 199 की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने तो कंफ्यूजन थी कि कौन सा बेंच रिट सुनेगा, कौन सी रिट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी इंटरप्रिटेशन की डेफिनेशन में आती है, किस चीज को कैसे वो कर्टेल करेगा। तो उसके लिए उन्होंने आर्टिकल 202A जो है वो उसके अंदर मेंशन कर दिया और बार कर दिया आम नॉर्मल हाई कोर्ट को या नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट को कि नो बेंच ऑफ द हाई कोर्ट अदर देन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच shall exercise the jurisdiction of आर्टिकल 199। कंप्लीट आर्टिकल 199 को उठा के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेंगे हाई कोर्ट्स में, उनके एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो है वो 199 की पावर्स जो है वो दे दी गई हैं। और जो बाकी हाई कोर्ट के जजेस होंगे, जो बाकी बेंचेस होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अलावा, वो नॉर्मल जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, इसी तरह एपलेट जुरिस्डिक्शन और उनको जो है वो टेकअप करेंगे। उसके अलावा जो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, 199 के मैटर, जितने भी इंटरप्रिटेशन के मैटर, वो सब के सब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट जो है वो टेकअप करेगा और वही जो है इसको डिसाइड करेगा और बाकी के लिए जुरिस्डिक्शन बार हो गई है। नेक्स्ट आप ये देखें कि इसी में भी यानी आर्टिकल 206 में भी उन्होंने हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर भी जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई कि कोई जज
जो एक्सेप्ट नहीं करेगा अपॉइंटमेंट, यानी अगर किसी जज को किसी एक जगह से, हाई कोर्ट के एक नॉर्मल बेंच से उठा के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, या एक नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के बेंच से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अगर भेजा जा रहा है, और अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पहले ये होता था कि कोई भी जज को अपॉइंट करना है या कहीं ट्रांसफर करना है तो उसकी कंसेंट जरूरी होती थी कि उसकी कंसेंट के साथ जो है वो जाएगा। तो अब उन्होंने कह दिया कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा अपनी अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो देन वो भी डीम टू हैव रिटायर्ड कंसीडर होगा और उसको रिटायर करके पेंशन दे के घर भेज दिया जाएगा। तो इसलिए ये एक और स्टेप है जिसके जरिए जो है वो जजिस को अपने जो है वो इनबाउंड किया गया है, अपना जो है वो उनको यानी ऑब्वियसली पार्लियामेंट की सुपरमेसी तो है, लेकिन उसको जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इन क्वेश्चन आ जाता है इन दो अमेंडमेंट्स के बाद। नेक्स्ट, अब ये बेसिक अमेंडमेंट्स हैं जो जिसके अंडर अब आप ये समझ लें कि टोटल दो ही चीजें मेन उन्होंने की। एक ये कि जो एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी इस्लामाबाद की, और फिर उसके बाद जो है वो पैरेलल टू सुप्रीम कोर्ट, और उसके साथ जो है वो ये बता दिया कि अगर कोई जज जो है वो ट्रांसफर पे खुश नहीं है और वो नहीं जाता तो समझा जाएगा कि वो रिटायर हो गया, यानी जजेस के इंडिपेंडेंस को जो है वो थोड़ा कर्टेल किया गया है। और उसके बाद आर्टिकल 199 की जो जुरिस्डिक्शन है वो लिमिट कर दी टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सब कुछ देखेगा। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस लेनी है, प्रेसिडेंट ने एडवाइस लेनी है, कोई भी मामलात हैं, किसी इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट की जरूरत है, 184 की जरूरत है, तो वो सारी की सारी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट को दे दी गई हैं। और अगर किसी जज को अपॉइंटमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से अगर वो नहीं एग्री तो वो रिटायर कंसीडर होगा और वो घर चला जाएगा। यानी इनडायरेक्टली ये जो है वो थ्रेटन किया गया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम क्रिएट किया गया जिसके जरिए कि पूरे पाकिस्तान के जजेस जो हैं जहां पे भी अपॉइंट हो तो वो उनकी सर्कुलेशन चलती रहे कि भाई वो आपस में जो है वो यानी ऑब्वियसली बहुत सारे जजेस में हम ये ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में होता था कि सर्कुलेशन नहीं होती, तो फिर लोग जो हैं क्या करते हैं कि दोस्तियां लगा लेते हैं, लोग जो हैं फिर उनके साथ अटैचमेंट हो जाती है और फिर वो यानी फेस को देख के जो है वो डिसीजन होते हैं। तो वो नॉर्मली लोअर जुडिशरी में ज्यादा था, तो अब जो है वो हाई कोर्ट में भी माना जा रहा था। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि वो ये कहते हैं कि जी जजेस की रोटेशन होनी जरूरी है। तो ये मेरे नजदीक एक सेंट्रलाइज सिस्टम क्रिएट किया गया है। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर एक क्रूशियल अमेंडमेंट हुई है वो है जी आर्टिकल 243 में। आर्टिकल 243 के अंडर क्या होता है कि एक जो आर्मी चीफ है आपका, उसको एज ए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यानी सारी डिफेंस फोर्सेस का जो उसको हेड लगाया गया, और उसके अलावा जो ज्वाइंट चीफ की जो पोस्ट थी उसको एबॉलिश कर दिया गया है। और उसके अलावा इनमें से एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है कि प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ आर्मी चीफ विल अपॉइंट द कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। ये एक पोस्ट जो है फ्रॉम द आर्मी, ये एक पोस्ट क्रिएट की गई है CNSC के नाम से, कमांडर्स ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड फॉर फ्रॉम आर्मी। इसको जो है वो बनाया गया है कि एक नई पोस्ट, यानी ज्वाइंट चीफ की पोस्ट एबॉलिश की गई है और उसकी जगह कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जो है वो क्रिएट की गई है, और जो कि सिर्फ आर्मी में से होगा। और फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फील्ड मार्शल इलेक्ट करेगी और उसको प्रिविलेज देगी कि वो यूनिफॉर्म में फॉर लाइफ रहेगा। यानी आप इसको किसी भी एंगल से जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसमें लैंग्वेज जरा इस तरह की यूज की गई है कि he would be in uniform for life का मतलब ये है कि वो 100% इन कमांड रहेगा, या 100% जो है वो अपनी जो है लाइफ टाइम जो है वो, जैसे प्यूटन को लाइफ टाइम उनका प्रीमियर बना दिया गया है रशिया में, तो आई थिंक सो फील्ड मार्शल इनका लॉ में यही मतलब है कि वो यूनिफॉर्म में रहेगा फॉर एवर, यानी
तो इसका मतलब यही है कि वो इन सर्विस रहेगा, उसको कोई रिमूव नहीं कर सकता एक्सेप्ट इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस सेक्शन 47 में प्रोवाइडेड है, आर्टिकल 47 में, वो यानी उसके थ्रू जो है वो होगा, उसको अदरवाइज कोई रिमूव नहीं कर सकता, यानी कोई मिसकॉन्डक्ट या इस चीज के ऊपर, अदरवाइज उसको कोई रिमूव नहीं कर सकता, वो लाइफ टाइम रहेगा। अब जो आर्टिकल 248 है वो अप्लाई हो रहा है जी फील्ड मार्शल्स के ऊपर, चाहे वो फील्ड मार्शल्स हैं, चाहे वो एयरफोर्स के मार्शल हैं, चाहे वो अपना मार्शल ऑफ द फ्लीट यानी नेवल फ्लीट के जो है वो अगर मार्शल बने हैं, तो इन सब के लिए क्या हो रहा है कि आप ये देखें कि उनको एक एजाज दिया जा रहा है कि उनको प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी हासिल होगी, और जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई कार्रवाई या कोई केस फाइल नहीं हो सकता, इस तरह जो है वो फील्ड मार्शल को भी कंप्लीट इम्यूनिटी दी गई है। अब लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है या कोई लॉ बनाया जाता है तो उसका एक ऑब्जेक्ट या प्रियम्बल बनाया जाता है, तो इस अमेंडमेंट का जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस है वो दिया गया है कि जी इसके अंदर different segments of the society, including the political parties, the Pakistan Bar Council, and various bar councils and associations at the federal and the provincial levels, have proposed the establishment of the Federal Constitutional Court in Pakistan. The proposal stems from the increasing number of constitutional petitions being filed before the Supreme Court, which has significantly impacted the timely disposal of the regular civil and criminal cases. अब ये जो फोकस किया गया है, ये जो दिया गया ऑब्जेक्ट के जी जितनी बार काउंसिल्स हैं, जितनी पाकिस्तान बार काउंसिल, प्रोविंशियल बार काउंसिल्स और जो बार एसोसिएशंस हैं कि जी उन्होंने प्रपोज किया है मिनिस्ट्री को, और उनको कहा है कि जी आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं, यानी एक सेपरेट पैरेलल सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए, ताकि जो है वो केसेस, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो है वो फाइल हो रहे हैं, उनको जो है वो सुना जाए। भैया मुझे आप एक बात बताएं, आप एक अदारा बना रहे हैं, उसके अंदर जो है वो अगर आपने इन्हीं जजेस को उठा के उसमें लगाना तो फिर तो कोई इशू वाली बात नहीं, तो आपको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की सीट्स भी आप क्रिएट करते। अगर आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे थे, उसकी सीट्स के बारे में भी डिसाइड करते। अगर 20-21 यहाँ पे हैं, 10-20 जो है वो वहां पे जजेस अपॉइंट करते। फेडरल हाई कोर्ट में भी आप एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए अलग अपॉइंट करते। अब ह्यूमन रिसोर्स जो है वो तो वही है, 20 बंदे अगर 21 बंदे वहां सुन रहे थे फॉर एग्जाम्पल, उनमें से 5 बंदे अगर करके आपने तो सिर्फ एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा बना दिया, उसके अंदर आपको रजिस्ट्रार्स भी चाहिए होंगे, उसके अंदर आपको पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होगी, उसके अंदर आपको हर एक एक चीज अलग से, जैसे हाई कोर्ट में आपको एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है, आपको पूरा सिस्टम उसके लिए क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप मतलब आप बना रहे हैं तो आपको चाहिए था कि उनकी यानी जजेस की तादाद बढ़ाते, हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद बढ़ा के, ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपने बनाया, आप उसके अंदर डाल के आप उनको कह दें कि जी आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस आप सुनेंगे। लेकिन आप एक चीज ये देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अगर एक दिन में 100 केसेस फाइल होते हैं, एटलीस्ट मोर देन 50% उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस होती हैं। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नॉर्मल हाई कोर्ट के जजेस से या नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अगर आप वो पावर्स ले रहे हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्टीज रखने वाले नए जजेस अपॉइंट करते और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करते कि उनकी तादाद क्या होगी, कितने आप ऐड करेंगे और कैसे मामलात होंगे। तो बात तो फिर वही होगी कि अगर आपने उन्हीं को जो है वो उसमें यूटिलाइज करना है तो फिर तो बेंच होता है या कुछ भी होता है, इसका मतलब तो आप डायरेक्ट एलोकेट कर देते कि जी जैसे पहले हुआ था 26th अमेंडमेंट में। तो लिहाजा इसमें भी कुछ एम्बिग्विटीज हैं जो अपना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं क्रिटिसाइज करूंगा प्रॉपर उसके साथ एविडेंसेस के साथ कि किस तरह इनमें क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं या क्या फर्दर जो है वो जरूरत है, कि क्या 28th अमेंडमेंट की जरूरत है या नहीं। तो इन चीजों को भी हम इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा अभी आपको पता चला कि आर्मी चीफ की जो एक्चुअल अपॉइंटमेंट और उसके अंदर फील्ड मार्शल के लिए लाइफ टाइम प्रिविलेज दिए गए और उसके बाद जो है उसको प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी दी गई और कि वो लाइफ टाइम इन सर्विस रहेगा, और उसके बाद जो है वो नए आर्टिकल्स क्रिएट करके एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा बना दिया
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, जिसकी जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल जो है वो काम करेगा। और जजेस की रोटेशन के बारे में, हाई कोर्ट के जितने जजेस हैं उनकी रोटेशन और सर्कुलेशंस के बारे में कि जी ये इनको इंटर प्रोविंशियल जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। और फिर साथ में उनको बाउंड भी कर दिया आर्टिकल 202A के अंदर कि वो जो है हाई कोर्ट के जो ना 206 के अंदर कि वो ना अपॉइंटमेंट पे, ना ट्रांसफर पे, ना ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अपनी उससे जो अगर वो रिफ्यूज करेंगे तो वो रिटायर्ड कंसीडर होके अपने घर चले जाएंगे। तो ये एक जो है वो जो हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके लिए एक जो है वो यानी बैरियर लगाया गया है कि वो इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो लिहाजा आज की वीडियो से अगर आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हैं आप मुझे बताएं इस एनालिसिस को देख के कि क्या आपकी नज़र में जो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये बेहतर हुई है या इसके अंदर जो है वो या ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को जो है वो अंडरमाइन करने का एक स्टेप है बाय द गवर्नमेंट। आप इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।